जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3549 से 3551। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। इस झटके की भयावह लहर ने हजारों मील के दायरे में मौजूद सभी घरों और इमारतों को शून्य में बदल दिया था। एक ही पल में सब कुछ नष्ट हो चुका था। ये ज़िवेन का मुक्का बहुत भयानक था, यहाँ तक कि सुप्रीम बोन का अस्थि कवच भी उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था। इसे एक ही चाल में सीधे छेद दिया गया। पफ! सुप्रीम बोन ने मुंह से खून बहाया। इस क्षण में उसे वास्तव में उस समय के कांस्य भगवान की अनुभूति का अनुभव हुआ। ये निराशा की भावना थी। ये ज़िवेन की खेती स्पष्ट रूप से उससे कमतर थी, लेकिन जब वे लड़े तो ये ज़िवेन उससे कहीं अधिक क्रूर थी। ये ज़िवेन की युद्ध शक्ति उस दायरे से कहीं अधिक थी जो उसके पास थी। उसकी युद्ध शक्ति की गणना उसके अपने क्षेत्र से नहीं की जा सकती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दानव भगवान राहु क्रिम्सन सर्प दानव भगवान की सहायता पर भरोसा नहीं करेंगे और चाहते थे कि क्रिम्सन सर्प दानव भगवान ये ज़िवेन को व्यक्तिगत रूप से मार डाले। ऐसी युद्ध शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला आम लोग कर सके। उसकी आंखों में एक अत्यंत अनिच्छुक दृष्टि चमक उठी। सातवें लोक के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ के रूप में उन्हें वास्तव में छठे लोक के स्वर्गीय स्वामी द्वारा ऐसी स्थिति में पीटा गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ये ज़िवेन को रोक ही न सके? ये कितनी शर्म की बात थी। गर्जन! सुप्रीम बोन ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? उसके पूरे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति जलते सागर की तरह पागलों की तरह जल रही थी। अनगिनत कानून के तावीज आकाश में उड़ गए और हिंसक रूप से नृत्य करने लगे। हुश, हुश, हुश। इस समय एक सुनहरी पसली शून्य से प्रकट हुई और सीधे ये ज़िवेन के सिर में घुस गई। ये ज़िवेन ने अपना हाथ उठाया और इस सुनहरी पसली को टुकड़ों में तोड़ दिया। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। शून्य में सर्वत्र सुनहरी हड्डियां प्रकट हो गई थी। यह अज्ञात था कि ये हड्डियां किस प्रकार के विशालकाय जीव की थी। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उनमें से बस एक ही दुनिया को भेदने के लिए काफी था। ये ज़िवेन को मात नहीं देनी थी। उसकी आकृति थोड़ी सी हिल गई और वास्तव में हजारों आकृतियों में बदल गई, जो इन सुनहरी पसलियों की ओर गई। गड़गड़ाहट, जोरदार टक्कर की आवाज आई और पूरा मून सिटी थोड़ा कांप उठा। वहां अनंत रोशनी टिमटिमा रही थी। ये ज़िवेन ने तुरंत इन अनगिनत सुनहरी हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ दिया, उन्हें सुनहरे हड्डी के पाउडर में बदल दिया जो पूरे आकाश में उड़ गया। ये प्रतीत होने वाली शक्तिशाली सुनहरी पसलियां ये ज़िवेन का कुछ भी नहीं कर सकी। ऐसा नहीं था कि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन ये ज़िवेन बहुत मजबूत थे। इस तरह का शुद्ध शारीरिक हमला ये ज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं था। वुज़ून, जाओ और मर जाओ। इस समय सुप्रीम बोन, जो इन सुनहरी हड्डियों की बदौलत राहत पाने में कामयाब रही थी, ने एक लंबी चीख निकाली। उसके पैरों के नीचे खून के सुनहरे समुद्र पर कदम रखते हुए 99 बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन अनजाने में उसके चारों ओर प्रकट हो गए थे। उनमें से प्रत्येक की आभा इतनी प्रभावशाली थी मानो वे मृत्युलोक के शासक हों। सुप्रीम बोन बहुत प्रभावशाली था। मूल रूप से बोन दाओ का नाम शास्त्रीय कानून डेथ दाओ से पैदा हुआ था, लेकिन वह अपने रास्ते पर चला और इस महान दाओ को एक दाओवादी बना दिया, जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। यद्यपि वह एक जासूस था, परंतु वह वास्तव में एक अद्भुत चरित्र था, कोई अवांछनीय प्रतिष्ठा नहीं। दुर्भाग्य से फिर भी उसका सामना ये ज़िवेन से हुआ। ये ज़िवेन देख सकते थे कि ये 99 बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन सुप्रीम बोन के तुरुप के पत्ते थे और उनकी ओरिजिन बोन भी थे। उसके लिए वे स्वाभाविक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थे और ये ज़िवेन को रोकने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हालांकि ये ज़िवेन को उसके द्वारा रोका नहीं जा सका, अन्यथा परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। चिलियान दानव भगवान की ताकत बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि ये ज़िवेन, जिनके पास सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था, को भी उनसे सावधान रहना पड़ा। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये ज़िवेन
ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अंतहीन सातवीं धातु पैतृक ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकल गई। यह उसके सिर के ऊपर एक भयानक प्रकाश किरण में संघनित हो गया और आकाश में उड़ गया। यहाँ तक कि चंद्रमा नगर का जादू भी इसे रोक नहीं सका। यहाँ तक कि मध्य आकाशीय मास्टर्स, वॉर मास्टर्स और मून सिटी के बाहर के अन्य लोग भी उस भयानक प्रकाश किरण को देख सकते थे। इस समय वे ये ज़िवेन की विशिष्ट स्थिति नहीं देख सके। उनकी दृष्टि सीमा से अवरुद्ध थी और वे केवल गेंग मेटल पैतृक क्यूई के आधार पर निर्णय ले सकते थे। ये ज़िवेन शायद मुसीबत में थी। ये ज़िवेन की ताकत के साथ साधारण हेवनली मास्टर्स भी उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं और आसानी से होंगे उससे पराजित। इस अंतहीन गेंग मेटल पैतृक क्यूई ने ये ज़िवेन के ऊपर एक सरल और बिना अलंकृत तलवार बनाई। इस तलवार पर ग्रेट दाओ उत्कीर्ण था जो गेंग धातु युग का था। हालांकि गेंग मेटल युग नष्ट हो गया था, इसे मार्शल दाओ युग ने निगल लिया था, इसलिए इसका महान दाव नहीं गिरा। इसके बजाय ये और भी शानदार हो गया। मार्शल दाओ युग में शामिल होने के बाद यह और भी भयावह हो गया। इस समय सामने वाला बैंगनी हड्डी वाला ड्रैगन पहले ही ये ज़िवेन के सामने दौड़ चुका था। ये ज़िवेन ने सरल और बिना सजी हुई तलवार पकड़ रखी थी और तुरंत बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन पर हमला कर दिया। टकराना। इस बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन ने लगभग तुरंत ही सरल और बिना सजी तलवार को छू लिया। फिर जहां भी तलवार की रोशनी गुजरी, बैंगनी प्राचीन ड्रैगन ढह गए। ये बैंगनी हड्डी वाला ड्रैगन स्पष्ट रूप से सुप्रीम बोन की उत्पत्ति की हड्डी थी। ये शीवेन के लिए इसे अपने भौतिक शरीर से जबरन नष्ट करना आसान नहीं था। यह उन सुनहरी हड्डियों जितना सरल नहीं था। हालांकि ये बैंगनी प्राचीन ड्रैगन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, गेंग मेटल पैतृक क्यूई द्वारा बनाई गई लंबी तलवार को रोकना असंभव था। यहाँ तक कि मून सिटी की सीमा को भी एक स्लैश से तोड़ा जा सकता है। ये ज़िवेन द्वारा इस बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन को काटने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका। लगभग तुरंत ही वह फिर से ऊपर उड़ गया और सीधे बैंगनी हड्डी ड्रैगन संरचना में पहुंच गया। बूम बूम बूम। ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी लगातार कम हो रही थी। कोई भी बैंगनी हड्डी वाला ड्रैगन जो उसके करीब आया वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और वे एक के बाद एक विस्फोट कर गए। हालांकि ये ज़िवेन के प्रहारों का क्रम अलग था, लेकिन गति बहुत तेज थी। दूर से ऐसा लग रहा था मानो ये बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन एक ही समय में फट गए हो। इस समय ये ज़िवेन द्वारा सुप्रीम बोन लगभग मौत से डर गया था। ये ज़िवेन की गति बहुत तेज थी और वह सीधे उसकी ओर आ रहा था। उसके पास उसे रोकने का समय नहीं था। उसके बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। संभवतः एक निम्न स्तरीय दिव्य गुरु भी उनमें से किसी के विरुद्ध नहीं लड़ सकता था। हालांकि ये ज़िवेन का सामना करते समय ये सिर्फ एक स्लैश था। इस कटौती के साथ सैकड़ों हजारों साल या यहाँ तक कि लाखों साल की कड़वी खेती खत्म हो जाएगी। अब तक वह केवल इन 99 बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन को ही विकसित करने में कामयाब रहा था। उनमें से प्रत्येक में उसके दिल का खून और पसीना शामिल था और उनमें से प्रत्येक में उसकी अनगिनत वर्षों की खेती शामिल थी। ये ज़िवेन का आगे बढ़ना प्रकाश की किरण की तरह था और वह तुरंत सुप्रीम बोन के सामने पहुंच गया। इस समय सुप्रीम बोन को एक कोने में धकेल दिया गया था। वह ये ज़िवेन की प्रगति को रोकना और उसे यहाँ खींचना चाहता था। उसने सोचा था कि शुरुआत में ये करना बहुत आसान काम था। उसका एकमात्र पछतावा खुद को उजागर करने का था। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि उसके शुरुआती विचार कितने हास्यास्पद और भोले थे। क्या उसे यह बहुत साधारण सी बात लगी? उसने अचानक अपने पैर पटक दिए। अचानक उसके पैरों के नीचे का सुनहरा खून आसमान में उड़ गया। सुनहरा रक्त विशाल आकाश में फैल गया और प्रचंड लहरें किनारे से टकराने लगी। स्वर्णिम रक्त सागर में एक के बाद एक स्वर्णिम कंकाल प्रकट होते गए। कुछ इंसानों की शक्ल में थे और कुछ खूंखार जानवरों की शक्ल में थे। इस समय सर्वोच्च हड्डी की अलौकिक शक्ति के त्वरण के तहत उनमें से मांस और रक्त बढ़ रहे थे।
जब वे जीवित थे तो वे लगभग अपने उग्र रूप में लौट आए और अतीत में अपनी जादुई शक्तियों को बहाल कर दिया। उन्होंने ये ज़िवेन की ओर आरोप लगाया। उनमें से अधिकांश सम्राट लॉर्ड्स थे, लेकिन उनमें दिव्य मास्टर स्तर के मास्टर भी थे। वे सभी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थे जिन्हें सुप्रीम बोन ने अतीत में मार डाला था। अब जबकि सुप्रीम बोन को एक कोने में धकेल दिया गया था, वे एक के बाद एक पुनर्जीवित हुए और ये ज़िवेन की ओर बढ़ने लगे। ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर के चारों ओर हवा से अनगिनत लपटें पैदा हो गईं। शून्य में एक फीनिक्स की चीख ने दुनिया को हिला दिया। अनगिनत लपटें शून्य में अग्नि फीनिक्स में संघनित हो गईं। फिर ये बड़ा और बड़ा होता गया और सीधे इन शक्तिशाली क्रूर आत्माओं पर आक्रमण करने लगा जो पुनर्जीवित हो गई थी। इस अग्नि फीनिक्स के विपरीत दुनिया की सारी प्रतिभाएं फीकी पड़ गईं। ये शक्तिशाली क्रूर आत्माएं चरम यिन और बुराई का अस्तित्व थी। जब उन्हें नानमिंग ली फायर जैसी अडिग और शक्तिशाली लपटों का सामना करना पड़ा, तो ऐसा लगा जैसे वे अपने शत्रु से मिल गए हों। लगभग एक ही पल में वे एक के बाद एक पिघल गए। वे जो मांस और रक्त रखते हैं जो अस्थायी रूप से बड़ा हुआ था, वह भी एक पल में गायब हो गया। फिर सुनहरे कंकाल भी एक पल में पूरी तरह से शून्य में बदल गए। वे ये ज़िवेन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। पफ पफ पफ। जैसे ही अग्नि फीनिक्स के सामने सुनहरे कंकाल जलकर राख हो गए, सुप्रीम बोन का संघर्ष भी गायब हो गया। ये साधन भी ये ज़िवेन को एक पल के लिए भी नहीं रोक सके। उनके ये सुनहरे कंकाल मूलतः अमरत्व से संपन्न थे। भले ही वे ये ज़िवेन द्वारा मारे गए हों, वे तुरंत पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस तरह के साधन ये ज़िवेन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिरकार उसने जिन विशेषज्ञों की हत्या की, उनमें से अधिकांश अर्ध सम्राट या सम्राट लॉर्ड्स थे। यहाँ तक कि दिव्य गुरु भी कम थे। उनकी तुलना ये ज़िवेन जैसे विशेषज्ञ से कैसे की जा सकती है? हालांकि समय की देरी करना बहुत प्रभावी था। कौन जानता था कि ये ज़िवेन के पास इतना भयानक साधन था? वे लपटें दुनिया की सभी इन और बुराई को रोक सकती है। जब उनका सामना ये ज़िवेन के नानमिंग ली फायर से हुआ, तो इस तरह के साधन वास्तव में उनकी शत्रुता से मिले थे। अब ये ज़िवेन की नानमिंग ली फायर की समझ और खेती फीनिक्स पूर्वज के स्तर को पार कर गई है। उन्हें दुनिया का पहला व्यक्ति कहा जा सकता है। वह शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता? तुम्हारे पास और क्या साधन है? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। सुप्रीम बोन के उसे विलंबित करने और रेड सर्प दानव भगवान को अपने ऊपर हावी होने देने के भयावह इरादे के बारे में सोचते हुए ये ज़िवेन अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा नहीं सका। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज गिरी, वह पहले ही सुप्रीम बोन के सामने आ चुका था। इस समय सुप्रीम बोन अपनी उड़ान के अंत में पहले से ही एक तीर था। उसकी छाती जिस पर ये ज़िवेन ने मुक्का मारा था, वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस सब में बहुत समय लगेगा, लेकिन वास्तव में ये समय की एक छोटी सी अवधि ही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि ये ज़िवेन इतना अत्याचारी था कि हर चीज में इतना समय लगता था। स्विश! ये ज़िवेन के हाथ की लंबी तलवार छूट गई और सुप्रीम बोन को वही दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। सुप्रीम बोन की आत्मा भागने ही वाली थी कि तभी ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला और नानमिंग ली फायर उगल दिया। नानमिंग ली की आग ने सीधे तौर पर सुप्रीम बोन की आत्मा को जलाकर राख कर दिया। ये ज़िवेन ने भी उसके शरीर को पकड़ लिया। अचानक जब ये ज़िवेन ने पीछे हटना चाहा, एक भयानक जबरदस्ती ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन सुप्रीम बोन को मारने के बाद जैसे ही ये ज़िवेन पीछे हटने वाला था, एक जबरदस्ती आ गई। जबरदस्ती की दिशा ये ज़िवेन का पीछे हटने का मार्ग था। इसने सीधे तौर पर ये ज़िवेन के पीछे हटने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अरे नहीं, स्कारलेट सर्प दानव! ये ज़िवेन ने तुरंत सोचा कि स्कारलेट सर्प दानव के अलावा ऐसी भयानक जबरदस्ती और कौन कर सकता है। ये ज़िवेन सामान्य दिव्य गुरुओं से नहीं डरते थे। हालांकि ये दूसरी बात थी जब बात स्कारलेट सर्पेंट डेमन जैसे विशेषज्ञों की आई।
ये जिवेन ने पहले ही 1 सेकंड में निर्णय ले लिया था। चूंकि उसके पीछे हटने का मार्ग अवरुद्ध था, इसलिए वह पूरे मून सिटी को पार करेगा। हालांकि मून सिटी भी बहुत विशाल थी, सामान्य दुनिया की तुलना में बहुत अधिक विशाल, और मून सिटी में पहाड़, झीलें, आसमान और समुद्र थे। एक दिव्य गुरु के लिए इसे पार करना कोई समस्या नहीं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि मून सिटी में बड़ी संख्या में प्राचीन युग के विशेषज्ञ थे। केवल मून सिटी को शीघ्रता से पार करके और उन्हें चकमा देकर ही वह बच सका। ये सोचकर ये जिवेन को अब कोई झिझक नहीं हुई। वह तीर की तरह उड़ गया और तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया। उसी समय जब ये जिवेन गायब हो गया तो तुरंत उसकी जगह पर एक आकृति दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि स्कारलेट सरपेंट दानव था। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी, क्योंकि उसने अभी अभी स्थिति का आसानी से अनुमान लगाया था। ये जिवेन को रोकने के लिए सुप्रीम बोन की हत्या कर दी गई। ये जिवेन को रोकने के लिए सुप्रीम बोन, जो कील लंबे समय से दबी हुई थी, न केवल उजागर हुई बल्कि अंत में मर भी गई। मार्शल मास्टर, मुझे आपको बिना दफन स्थान के मरने देना चाहिए। स्कारलेट सरपेंट डेमन की आवाज फीकी पड़ने से पहले उसकी आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी और ये जिवेन की दिशा में पीछा कर रही थी। इस समय ये जिवेन का आंकड़ा मून सिटी में लगातार घूम रहा था। एक दिव्य गुरु की गति से वह एक ही पल में चंद्रमा शहर की पूरी दूरी को लगभग पार कर सकता था। हालांकि हर जगह सीमाएं और सरणियां थी। मून सिटी अंतरिक्ष को विभिन्न सीमाओं द्वारा टुकड़ों में विभाजित किया गया था। एक पल में पार करने का कोई रास्ता नहीं था। प्राचीन युग के विशेषज्ञों को चंद्रमा शहर के केंद्र पर एक पल में हमला करने से रोकने के लिए यह एक प्रकार की रक्षात्मक सीमा भी थी। हालांकि इस सीमा ने अब ये जिवेन को उदास कर दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। स्कारलेट सर्प दानव भगवान की गति तेज से तेज होती जा रही थी। वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सका। हालांकि फिर भी ये जिवेन अभी भी बहुत तेजी से पूरे मून सिटी के केंद्र में पहुंच गया। इस समय उसके सामने एक अतुलनीय विशाल व्यूह था। पूरी श्रृंखला हजारों मील तक फैली हुई थी और धीरे धीरे सक्रिय हो रही थी। सभी प्रकार के रन लगातार सरणी के ऊपर तैर रहे थे और ऊपर उड़ रहे थे। संपूर्ण प्राचीन समूह किसी प्रकार की भयानक शक्ति एकत्रित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये धीरे धीरे बढ़ रहा था और अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। यह एक क्रूर जानवर की तरह था जो अंदर सो रहा था लेकिन जागने वाला था। पूरी श्रृंखला पूरे मून सिटी के केंद्र में फैली हुई थी, जिससे ये जिवेन का आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। ये जिवेन ने तुरंत कुछ सोचा। ये प्राचीन युग क्या कर रहे हैं? खासकर इसलिए कि रास्ते में उसने प्राचीन काल की कई सेनाओं और विशेषज्ञों को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी प्राचीन युग की सेनाएं और विशेषज्ञ मून सिटी की शहर की दीवारों के पास एकत्र हुए थे। इस तरह की कमजोर रक्षात्मक रेखा निश्चित रूप से फॉर्चून डिवाइन राजवंश को नहीं रोक सकी। हालांकि पलक झपकते ही स्कारलेट सर्प दानव आदरणीय पहले ही उसे पकड़ चुका था। मार्शल आदरणीय, आइए देखें कि आप इस समय कहां भाग सकते हैं। स्कारलेट सर्प दानव आदरणीय ने ये जिवेन से उदासीनता से कहा। क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ थी, ये जिवेन उसे बिल्कुल भी पार नहीं कर सका। हालांकि ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक उसके शरीर से उड़ गया और उसके सिर के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन गया, जो लगातार घूमता रहा। फिर ये जिवेन बाहर उड़ गया और सीधे सरणी में पहुंच गया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरणी में एक अद्वितीय भयानक शक्ति छिपी हुई है और इसे पार करना आसान नहीं होगा, फिर भी यह स्कारलेट सर्प दानव आदरणीय द्वारा पकड़े जाने और उससे फिर से लड़ने की तुलना में बहुत बेहतर था। यदि वह इस स्थिति में लड़ता तो बच नहीं पाता। क्या स्कारलेट सर्प दानव आदरणीय को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन भीड़ में घुसने का विकल्प चुनेगी? हालांकि तुरंत उसके चेहरे पर एक व्यंग्य उभर आया। वह सरणी के किनारे चला गया और कुछ मुहरें लगा दी। फिर पूरी सरणी एक अजीब तरीके से संचालित होने लगी। सरणी के अंदर कई सीमाएं बनाई गई और संपूर्ण सरणी कई स्थानों में अलग हो गई। मार्शल आदरणीय, आप इस समय बहुत चतुर हैं।
क्या आपको लगता है कि आप इस सरणी को पार कर सकते हैं? आप मौत को दावत दे रहे हैं। स्कारलेट सर्प दानव आदरणीय ने थोड़ा व्यंग्य किया और कहा, क्योंकि केवल वही जानता था कि जमीन के नीचे कैसा व्यूह दबा हुआ है। हालांकि ये जीवेन गलती से उसमें घुस गया था, लेकिन ये जीवेन बच नहीं पाएगा। समय आने पर ये जीवेन अभी भी मर जाएगा। स्कारलेट सर्प दानव आदरणीय ने कुछ देर तक देखा और देखा कि ये जीवेन ने बाहर आने का कोई संकेत नहीं दिखाया। तभी उसने व्यंग्य किया और जाने के लिए मुड़ा। उनकी राय में ये जीवेन पहले ही मर चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने देखा या नहीं। इसके अलावा ये जगह बेहद खतरनाक भी थी। इसके अलावा दानव आदरणीय लियो हो को भी बाहर उसकी मदद की जरूरत थी, इसलिए वह नहीं जा सका। यदि वह अपनी इच्छा से जा सकता था तो उसे अस्थि आदरणीय का बलिदान नहीं देना पड़ता, जिसे लंबे समय से दफनाया गया था। वह ये जीवेन को अकेले ही मार सकता था। फूल के दोनों सिरे खिल गए और ये जीवेन ने जैसे ही सरणी निर्माण में प्रवेश किया, तुरंत बढ़ते दबाव को महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। एक भयानक दबाव उस पर बेरहमी से पड़ा और ऐसा लगने लगा जैसे वह एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यह एक ऐसा दबाव था जिसे कोई स्वर्गीय आदरणीय भी सहन नहीं कर सका। संपूर्ण व्यू की सारी अतिरिक्त शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। अनगिनत जादुई ताबीज एक के बाद एक उड़ते चले गए, जैसे कोई बड़ा बम उसके चारों ओर फट रहा हो। उसके कौशल के बावजूद यह अपरिहार्य था कि वह इन जादुई आकर्षणों से घायल हो जाए। सौभाग्य से उसकी रक्षा के लिए उसके पास सर्वोच्च पैतृक तावीज था, इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक ने आध्यात्मिक ऊर्जा की अतुलनीय मात्रा का उपभोग किया हर पल। यदि यह पहले के कुछ किंग लेवल ड्रैगन वेन्स के लिए नहीं होता, तो वह लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं होता। ये जीवेन दूर से देख सकता था कि संपूर्ण सरणी का मूल भाग चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह ऐसा था जैसे उसमें एक विशाल सूर्य पैदा हो रहा हो, जो हर समय ऊर्जा जमा और अवशोषित कर रहा हो। ये जीवेन भी बहुत हैरान थी। प्राचीन काल के लोगों ने यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों की थी? हालांकि इस समय उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जैसे ही वह पूरे फॉर्मेशन से गुजरने वाला था, फॉर्मेशन का संचालन अचानक फिर से बदल गया। वह संरचना जिसकी परिधि दसियों हजार किलोमीटर थी, वास्तव में छोटी छोटी दुनियाओं में विभाजित थी, और वह भी दो सीमाओं से अलग होकर उनमें फंस गया। पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी। ये जीवेन ने एक मुक्का मारा, लेकिन पाया कि वह इस जैन विधि को तोड़ नहीं सका। इस जैन पद्धति को एक अकल्पनीय महान शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था। संपूर्ण जैन पद्धति को एक में एकीकृत किया गया था। जब तक वह पूरी जैन विधि को एक ही बार में नष्ट नहीं कर सकता, अन्यथा किसी एक जादू पर हमला करने से पूरी जैन विधि तितर बितर हो जाएगी। ये जीवेन को लगा कि यह सरणी बहुत अजीब थी। हालांकि चूंकि वह इसे थोड़े समय में पूरी ताकत से नष्ट नहीं कर सका, इसलिए वह बस बैठ गया और अंदर से हमला करना शुरू कर दिया। ये जीवेन ने अपनी जादुई आंखें खोली और उसके शरीर में रहस्यमयी जगह काम करने लगी। उन्होंने मौके पर ही इस सरणी का विश्लेषण करना शुरू किया। लगभग तुरंत ही उसके शरीर में एक काली किंग लेवल ड्रैगन नस जलने लगी। ये व्यू अत्यंत उत्तम था और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की राजसी शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता थी। ये बहुत भयानक था। जैसे जैसे स्याही के रंग का किंग लेवल ड्रैगन वेन जलता रहा, संपूर्ण संरचना के रहस्यों का अधिक से अधिक विश्लेषण किया गया। उन्हें मूल रूप से संरचनाओं की बहुत गहरी समझ थी, लेकिन अगर वह इस स्तर के बड़े गठन का विश्लेषण करना चाहते थे, तो ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कम समय में किया जा सकता था। इसलिए वह इसे केवल रहस्यमय अंतरिक्ष की शक्ति से ही कर सकता था। हालांकि इसने किंग लेवल ड्रैगन वेन्स की बहुत अधिक खपत की। इस जैन विधि की गहरी समझ के साथ ये जीवेन को अपने पूरे शरीर और पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उन्होंने पहले ही इस जैन पद्धति के सामान्य उपयोग का विश्लेषण कर लिया था। हालांकि वे अभी भी इसके पूरे भागों का विश्लेषण करने में असमर्थ थे, लेकिन इसका एक हिस्सा ही पर्याप्त था।
इस व्यूह का प्रयोग वास्तव में आत्म विनाश के लिए किया जाता था। इस सरणी की सीमा कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण मून सिटी थी। अभी संपूर्ण व्यूह ऊर्जा एकत्रित कर रहा था। एक बार जब ये पूरी तरह से जमा हो गया तो इसके आत्म विनाश का समय आ गया। ये ज़िवेन ने पहले जो कई दृश्य देखे थे उनके संबंध में ऐसा लगता था कि वे प्राचीन युग केवल मून सिटी की आसपास की दीवारों पर ही मौजूद थे। वास्तव में मून सिटी के मध्य में बहुत से लोग नहीं थे। ऐसी लाइनअप फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को नहीं रोक सकी। उनके टूटने से पहले ये केवल समय की बात थी। एक बार जब फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना ने हमला किया या यहाँ तक कि मून सिटी पर कब्जा कर लिया तो सरणी में अचानक विस्फोट हो गया। परिणाम अकल्पनीय होंगे। शायद मून सिटी पर हमला करने वाली फॉर्चून गॉड राजवंश की सारी सेना एक पल में नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस सरणी की शक्ति के आधार पर मून सिटी का तो जिक्र ही नहीं, फॉर्चून गॉड राजवंश का सेना शिविर भी प्रभावित होगा। यदि यह विस्फोट हुआ तो फॉर्चून गॉड राजवंश की कम से कम आधी सेना का सफाया हो जाएगा। संपूर्ण मून सिटी को नष्ट करने से पहले कोई युद्ध भी नहीं हुआ होगा। कितना निर्दयी। ये ज़िवेन की आंखें चमक उठी। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि पूरे मून सिटी में शैतान दाओ युग की सेना इतनी कम क्यों थी। शुरू से ही डेविल पाथेरा की योजना इस स्थान का उपयोग फॉर्चून डिवाइन राजवंश की सेना को फंसाने के लिए करने की थी। जहां तक अन्य प्राचीन युग की सेनाओं की बात है जो उनके साथ दफन कर दी गई थी, वे केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए तोप का चारा थी। इसके अलावा यदि यह योजना सफल रही तो न केवल फॉर्चून गॉड राजवंश को नुकसान होगा बल्कि अन्य प्राचीन युगों को भी नुकसान होगा। उनमें शैतान दाओ युग में समस्या ढूंढने की क्षमता कैसे हो सकती है। ये काफी अच्छा होता यदि शैतान दाओ युग उन्हें नष्ट करने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक न देता। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन यह एक शातिर योजना थी जो एक पत्थर से कई शिकार कर सकती थी। न केवल प्राचीन युग और मार्शल युग जीवन और मृत्यु के रिश्ते में प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन प्राचीन युग और प्राचीन युग भी जीवन और मृत्यु के रिश्ते में थे। शक्तिशाली फॉर्चून डिवाइन राजवंश की तुलना में, जो अपनी शक्ति के चरम पर था, उन प्राचीन युग के विरोधियों से निपटना बहुत आसान था। मार्शल युगों और फॉर्चून गॉड राजवंश से निपटने के लिए उन्हें टीम बनानी पड़ी। सफलता का मौका पाने के लिए कई प्राचीन युगों को एक साथ काम करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल से कोई सफल मामले नहीं थे, लेकिन उनमें से अधिकतर असफल ही हुए थे। इसीलिए अपेक्षाकृत रूप से अन्य प्राचीन युगों को लक्षित करना आसान था। इसके अलावा यदि यह रणनीति सफल हुई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। फॉर्चून गॉड राजवंश को लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा था। फॉर्चून गॉड राजवंश की गहरी नींव के साथ भी यह इस तरह के बार नुकसान का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। वे सैकड़ों हजारों वर्षों, यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक प्रतिकार करने में सक्षम नहीं होंगे। एक बार जब मून सिटी सैकड़ों हजारों वर्षों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक प्राचीन युगों के हाथों में चली गई, तो इसे वापस लेने की कोई उम्मीद नहीं होगी। उस समय मून सिटी को अपने आधार के रूप में रखते हुए प्राचीन युग फॉर्चून गॉड राजवंश पर अंतहीन आक्रमण कर सकते थे। उस समय संपूर्ण फॉर्चून वर्ल्ड में कोई भी शांतिपूर्ण दिन नहीं होगा। शायद भविष्य में अंतहीन युद्ध होंगे। हालांकि वर्तमान फॉर्चून गॉड राजवंश भी फॉर्चून गॉड राजवंश और बाहरी क्षेत्रों के साथ साथ फॉर्चून गॉड राजवंश और बाहरी क्षेत्रों के भीतर विभिन्न जातियों के बीच अंतहीन युद्ध में उलझा हुआ था। इसकी तुलना उस युद्ध से नहीं की जा सकती जो नष्ट कर देगा प्राचीन युग। एक बार जब प्राचीन युगों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो हताहतों की संख्या करोड़ों में होगी। ये फॉर्चून वर्ल्ड के भीतर हुई छोटी मोटी झड़पों से बिल्कुल अलग था। ये सभी जातियों के लिए जीवन और मृत्यु का मामला था। ये ज़िवेन की पहली प्रतिक्रिया इस सरणी निर्माण को नष्ट करने की थी, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि यह असंभव था। इस सरणी निर्माण का संचालन शुरू होने के बाद इसे रोका नहीं जा सका। रहस्यमय स्थान के माध्यम से ये ज़िवेन ने इस सरणी निर्माण की।
काफी समझ हासिल कर ली थी। वह तुरंत समझ गया कि इस व्यूह रचना को शुरू से ही नहीं रोका जा सकता। इन राक्षसी युगों के लोगों को स्पष्ट रूप से बीच में रोके जाने का डर था, इसलिए उन्होंने यह व्यूह रचना बनाई जिसे एक बार सक्रिय होने के बाद रोका नहीं जा सकता था। ये शिवेन ने दूर से देखा कि बैरियर के दूसरी ओर दिव्य सामग्रियों का एक पहाड़ था। औषधीय गोलियां आदि से सुगंधित सुगंध फैल रही थी। वहां कोई विशेष बहुमूल्य औषधीय गोलियां और दिव्य सामग्रियां नहीं थी। हालांकि वे अभी भी बहुत दुर्लभ थे। भले ही ये दैवीय सामग्री हो या गोलियां, वे सभी फॉर्चून वर्ल्ड में उत्पादित किए गए थे। ये स्पष्ट था कि मून सिटी पर कब्जा करने के बाद उन्हें लूट लिया गया था। क्योंकि गिरावट बहुत अचानक हुई थी, कई चीजें हिली नहीं थी। वे सभी राक्षसी पथ युग और विभिन्न प्राचीन युगों के हाथों में पड़ गए थे। ये कहा जा सकता है कि केवल मून सिटी की क्षति अथाह थी। लेकिन अब इस सब से राक्षसी पथ युग के लोगों को लाभ हुआ था। राक्षसी पथ युग के लोगों ने इस भव्य सरणी की नींव बनाने के लिए इन बहुमूल्य दिव्य सामग्रियों और गोलियों का उपयोग किया था। ये वह आधार भी था जिसने इस भव्य सरणी को बनाए रखा। दूसरे शब्दों में, निर्माण के अंत में जो भयानक ऊर्जा फूटी वह गोलियों और दैवीय सामग्रियों से ऊर्जा निकालकर बनाई गई थी। इसके अलावा इसका सबसे कीमती हिस्सा शायद बहुत पहले ही खाली कर दिया गया था। इस संरचना के विस्फोट में देरी करने का एकमात्र तरीका सारी ऊर्जा को अवशोषित करना है। हालांकि ये तरीका अधिक समय तक नहीं चल सका। ये केवल विशाल सरणी के विस्फोट में देरी कर सकता है। मेरे लिए तोड़ो। इस विचार को मन में रखते हुए उसे अब कोई झिझक नहीं हुई। एक तेज गर्जना के साथ गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई से बनी एक लंबी कृपाण उसके हाथ में दिखाई दी। उसने जमकर प्रहार किया। हालांकि उसके सामने का अवरोध भयानक था, फिर भी कुछ प्रहारों के बाद वह टूट गया। इस गठन की मुख्य बाधा मून सिटी की बाधा से भी अधिक भयानक और निपटने में कठिन थी। ये जीवेन सीधे बैरियर के दूसरी ओर चला गया। सभी प्रकार की दिव्य सामग्री तथा अमृतों का पहाड़ के समान ढेर लग गया। हालांकि ये दिव्य सामग्री और अमृत भी ढके हुए थे सभी प्रकार की बाधाएं और मैट्रिक्स संरचनाएं। ये बेहद जटिल था। ये जीवेन एक नजर में देख सकते थे कि यह मैट्रिक्स संरचनाओं की एक श्रृंखला थी। एक हिस्से को खींचने से पूरी चीज पर असर पड़ेगा। अतः उसने सीधे आकाश की ओर देखा। इन दिव्य सामग्रियों और गोलियों के भीतर की ऊर्जा को गठन की महान शक्ति द्वारा सीधे निकाला गया और ऊर्जा में बदल दिया गया। एक एक करके दिव्य सामग्री और गोलियां, उनकी ऊर्जा निकाले जाने के बाद वे सभी ढह गईं और शून्य में बदल गईं। ये फॉर्चून गॉड राजवंश की संपत्ति और विरासत थी जो कई वर्षों से जमा हुई थी। हालांकि अब उनका उपयोग फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना से निपटने के लिए किया जा रहा था। ये अपने आप में बेहद हास्यास्पद और दुखद था। ये जीवेन के शरीर से अनंत आध्यात्मिक शक्ति निकली और फिर यह मौके पर ही एक राक्षसी हाथ में बदल गई, जिसने सीधे ऊर्जा को पकड़ लिया। बूम! ये बढ़ती ऊर्जा तुरंत ये जीवेन के बड़े हाथ के मार्गदर्शन में ये जीवेन के शरीर में प्रवाहित हुई। एक विशाल महासागर की तरह वह तुरंत उसके शरीर में समा गया। एक दिव्य गुरु के शरीर की क्षमता के साथ भी वह महसूस कर सकता था कि यह ऊर्जा अनंत थी और यह संपूर्ण गठन का केवल एक हिस्सा था। संपूर्ण संरचना में कुल 8 प्रकाश स्तंभ थे। इन प्रकाश स्तंभों में अनंत ऊर्जा समाहित थी। नियमों की शक्ति के मार्गदर्शन में वे गठन की गहराई में घुस गए, अंतिम विस्फोट तक लगातार जमा होते रहे और जमा होते रहे। ये जीवेन ने कुछ ऊर्जा को मोड़ दिया। निश्चित रूप से उन्हें लगा कि संपूर्ण संरचना के संचालन की गति बहुत धीमी हो गई है। हालांकि यह अकेला पर्याप्त नहीं था। यह ऊर्जा ये जीवेन के शरीर में दौड़ गई। ये बेहद हिंसक था और इसे सीधे अवशोषित करने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में, ये जीवेन की अवशोषण क्षमता के साथ वह इसे समय पर परिवर्तित नहीं कर सका। ये सबसे हिंसक और अव्यवस्थित अराजक ऊर्जा से कहीं अधिक हिंसक थी। इस ऊर्जा को बस निकाला गया और महान संरचना की गहराई में भेज दिया गया। वैसे भी यह महान संरचना अंततः विस्फोट करने वाली थी। अतः यह ऊर्जा जितनी उग्र और उच्छृंखल होगी, उतना ही अच्छा होगा।
हालांकि ये जीवेन अब पीड़ित थी। ये जीवेन के पास इसका केवल एक हिस्सा ही सोखने का समय था, बाकी सब उसके शरीर में कहर बरपा रहा था। ये जीवेन की शारीरिक ताकत के बावजूद उसके शरीर की सतह से घने सुनहरे रक्त के मोती रिसने लगे। ये उसके आंतरिक अंग, केशिकाएं और कोशिकाएं थी जो फट गई। हालांकि ये जीवेन भी ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस गति से उसका शरीर नष्ट हो रहा था, वह उस गति को बरकरार नहीं रख सका। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी फट जाऊंगा और मर जाऊंगा, ये जीवेन ने सोचा। इस संरचना की ऊर्जा का उपयोग फॉर्चून गॉड राजवंश की पूरी सेना को नष्ट करने के लिए किया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि इसमें निहित ऊर्जा कितनी भयावह थी। यदि यह कोई साधारण स्वर्गीय गुरु होता, भले ही वे उसके समान दायरे में होते, तो वे तुरंत विस्फोट कर मर जाते। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे टिके रह सके। जैसे ही ये जीवेन अपना हाथ हटाने वाला था, उसने अचानक एक और मामले के बारे में सोचा। यद्यपि यह ऊर्जा अव्यवस्थित थी, तथापि उस सीमा तक हिंसक नहीं थी। उसके पास इसे आत्मसात करने और इसे खेती की शक्ति में बदलने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। इस समय वह शांत हो गया और उसके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि क्यूई ऑफ मेरिट थी। मूल रूप से वह बॉडी ऑफ मेरिट की खेती करना चाहते थे। बहुत सारे समय के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंततः बॉडी ऑफ मेरिट को विकसित करने के लिए उसे असीमित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। वह अपने आप में भारी मात्रा में धन का उपभोग करेगा। मूल रूप से ये जीवेन भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि इतनी बड़ी मात्रा में धन कहां से लाया जाए। उसे डर था कि अंतिम चरण पूरा करने के लिए उसे किसी प्राचीन युग की संपत्ति को लूटने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यही वह अवसर था जो उसके सामने था। हालांकि अब ये बहुत खतरनाक था। उसने जोखिम लेने का फैसला किया क्योंकि उसने स्कारलेट लियान दानव पूर्वज को लंबे समय तक उसका पीछा करते नहीं देखा था। जाहिर है, स्कारलेट लियान दानव पूर्वज ने सोचा था कि ये जीवेन अंदर फंस गया था। एक साधारण स्वर्गीय गुरु की शक्ति से इस सीमा को तोड़ना असंभव था। सचमुच वे अंदर फंसे होंगे। हालांकि स्कारलेट लियान दानव पूर्वज को यह नहीं पता था कि ये जीवेन के पास सातवीं धातु जैसी एक अतुलनीय तेज दिव्य वस्तु थी, पैतृक क्यूई और सर्वोच्च पैतृक प्रतीक जैसा एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता। दूसरों के लिए यह एक जेल थी जो उन्हें जीवन भर के लिए फंसा देगी। लेकिन ये जीवेन के लिए यह उतना डरावना नहीं था। उन्हें पूरा यकीन था कि स्कारलेट लियान दानव पूर्वज को अंदर की स्थिति का पता नहीं था। उस स्थिति में वह इसे आजमाएगा। एक बार जब उसने बॉडी ऑफ मेरिट विकसित कर ली तो स्कारलेट लियान दानव पूर्वज उसे आसानी से घायल नहीं कर पाएगा। भले ही उसने स्कारलेट लियान दानव पूर्वज का सामना किया हो, वह सुरक्षित बच निकलने में सक्षम हो सकता है। ये सोचकर ये जीवेन को अब कोई झिझक नहीं हुई। उन्होंने एक हाथ का चिन्ह दबाया और प्राचीन तकनीक के अनुसार एक मंत्र का जाप किया। संपूर्ण आंतरिक संसार में छिपी सदाचार की क्यूई तुरंत उबल गई और एक भयानक धार में बदल गई जिसने उसके पूरे शरीर को जलमग्न कर दिया। हालांकि सदाचार की यह क्यूई दुनिया की सबसे शुद्ध और दयालु ऊर्जा थी, इसलिए इससे ये जीवेन को कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही यह आकाश को उड़ा दे और पृथ्वी को ढक दे। ये केवल इस ऊर्जा से होने वाली क्षति की भरपाई करेगा और उसके शरीर की लगातार मरम्मत करेगा। इस महान संरचना की ऊर्जा नीचे गिरती रही, लगातार ये जीवेन के शरीर की कोशिकाओं को तोड़ती रही। हालांकि क्यूई ऑफ मेरिट ने तुरंत इस चोट की मरम्मत कर दी। इसके अलावा इसने धीरे धीरे इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया और ये जीवेन के शरीर में एकीकृत हो गया। अगर बाहरी लोगों ने ये जीवेन को ऐसा करते देखा तो वे सचमुच चौंक जाएंगे। उन्होंने वास्तव में गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट को विकसित करने के लिए इस महान संरचना की सबसे हिंसक और अव्यवस्थित ऊर्जा का उपयोग किया। ये जीवेन ने गिल्डेड टायरेंट फॉर्म की नींव रखी थी। इसके अलावा उन्होंने गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई को एकीकृत किया था।
यदि ऐसे कोई क्षेत्र थे जो असंगत या छिपे हुए खतरे वाले हो सकते थे, तो वे अब क्यूई ऑफ मेरिट के बपतिस्मा के बाद पूरी तरह से गायब हो गए थे। ये ज़िवेन सबसे भयानक और शक्तिशाली गिल्डेड तानाशाह फॉर्म की खेती करेगा। यह एक भयानक निकाय था जो सर्वोच्च दाओवादी उपकरण को नष्ट कर सकता था। ये वास्तव में एक शीर्ष पायदान के सुप्रीम डाओइस्ट टूल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। धीरे धीरे ये ज़िवेन का शरीर एक प्रकार के पवित्र और शांतिपूर्ण सुनहरे रंग से भर गया। गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट की खेती धीरे धीरे की जाने लगी। शुरुआत में एक छोटे से हिस्से से, जल्द ही इसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। मूलतः इसकी खेती में काफी वर्ष लगे होंगे। हालांकि महान संरचना की हिंसक ऊर्जा के प्रभाव में ये थोड़े समय में पूरा हो गया। अचानक ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली। उनके पूरे शरीर से चमकदार सुनहरी चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोने में ढल गया हो और उसके शरीर की सतह पर बहते पानी की तरह रहस्यमय और गुणी तावीज बह रहे हों। गिल्डेड टायरेंट फॉर्म पूरा हुआ। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।